हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो 10th क्लास में पढ़ना है। बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर नंबर जो है 4 है दोस्तों। तो द्विघात समीकरण में दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का परिभाषा और उसका एग्जाम्पल और उसका प्रकार और उसका सूत्र को देखेंगे दोस्तों। उसके सूत्र कितने होते हैं और साथ ही इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और कुछ सवाल भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे करते हैं बेसिक से शुरू दोस्तों। तो पहले नंबर जानेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण का परिभाषा। और द्विघात समीकरण का परिभाषा जानने से पहले आप ये जानिए, कोई ऐसा चैप्टर होता है दोस्तों कि उसके नाम से ही आप उसका परिभाषा निकाल सकते हैं। कोई ऐसा मैथ में चैप्टर होता है दोस्तों। जैसे में देखिए चैप्टर जो द्विघात समीकरण है, इसमें हम इसके नाम से ही परिभाषा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर द्विव एक शब्द दिख रहा है दोस्तों, द्विव, और एक यहाँ पर दिख रहा है घात। द्विव का अर्थ होता है दो, और घात माने किसी संख्या पर जो घात रहता है उसे घात बोलते हैं। माने स्पष्ट रूप से इसका अर्थ निकला कि किसी संख्या पर कितना घात होना चाहिए, 2 होना चाहिए। किसी संख्या पर कितने घात होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और समीकरण माने उसमें बराबर लगना चाहिए, माने बराबर में कोई 0 होना चाहिए। जैसे में देखिए कि यहाँ पर मैं लिख दिया कि x² प्लस में 7x प्लस में 9 बराबर में 0। यहाँ पर घात कितना है, 2 है। जब 2 है तो आप इसे क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आप स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं कि हाँ, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके माथे पर यानी घात कितना है, 2 है। तो यह द्विघात समीकरण है। फिर मैं दे दिया कि x² माइनस में 7x प्लस में 12 बराबर में 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके घात कितना है, 2 है। यह भी है। फिर यदि हमें x³ माइनस 2x² प्लस में 4x और प्लस में 8 बराबर में 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है। अधिकतम कहने का अर्थ है सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा कितना है दोस्तों, 3 है। तो 3 तो द्विघात माने 2 घात होना चाहिए, तो यह 3 है। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे और इसके नियमानुसार द्विघात समीकरण का परिभाषा, इसके ही हिसाब से इसका एक रूप निकाला गया है दोस्तों। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। इसी रूप को, इसी फॉर्म को बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। तो इसके अनुसार आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसे मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताया दोस्तों। देखिए कैसे परिभाषा, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 और एक 0 के रूप में लिखे जाने वाले और एक यहाँ पर एक शर्त है दोस्तों, उस शर्त को याद कीजिएगा। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि a डज नॉट इक्वल टू 0, माने a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि 0 आप रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी घात 2 हट जाएगा। तो आप इसे द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। इसलिए कंडीशन में दर्शाया गया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ a, b और c 3 कितना है, 3 गो है, तो 3 वास्तविक संख्या है दोस्तों। अब वास्तविक संख्या कहने का अर्थ क्या हुआ, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इत्यादि संख्याओं का अध्ययन वास्तविक संख्या में करते हैं। जैसे में देखिए वास्तविक संख्या का उपयोग मैंने क्यों किया उसे समझिए। इसका परिभाषा हो गया। एग्जाम्पल देखिए,
2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 बराबर में 0, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है। फिर मैं लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 8 बराबर में 0, यह भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका माथे पर 2 है यानी घात 2 है। दोनों द्विघात समीकरण का रूप है। मान लीजिए यह द्विघात समीकरण का मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, कहीं लिया 2, कहीं लिया 3, कहीं लिया -7, कहीं लिया केवल माइनस में 1, +12 +8 लिया। तो जब प्लस में और माइनस में कोई संख्या आ जाए, चाहे बाटा में भी आ सकता है कोई इसमें, लेकिन नहीं है, तो आप वास्तविक संख्या का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आती है, प्लस माइनस जो भी आता है वो सब आती है वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए वास्तविक संख्या का उपयोग किया गया है क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है और सवाल में कुछ भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल था यह द्विघात समीकरण का। अब आप बात एक बताइए कि एक इसका फॉर्म बताया गया है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो आप उसे नोट में याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसे घेर देते हैं, होता है। माने कहने का अर्थ यह हुआ एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में कहीं इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप उसे स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है इस फॉर्म में। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ आपसे मैं पूछूं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब गुणांक कहने का अर्थ यह हुआ कि क्या चीज़ से गुणा कराया गया है, तो a से, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है, और c दोस्तों अचर पद है। अचर पद कहने का अर्थ हुआ कांस्टेंट, 7, 8, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, अचर पद हैं। यहाँ पर मैंने गुणांक को दर्शा दिया इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए दोस्तों। फिर ध्यान दीजिएगा कि यह व्यापक जो रूप है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा होगा। तो आप इसे देखकर टिक मार सकते हैं स्वतंत्र रूप से दोस्तों, इसे देखकर। अब दोस्तों इतना बात जानने के बाद आपसे मैं इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा द्विघात समीकरण का प्रकार। तो चलिए उसे जानते हैं। द्विघात समीकरण का प्रकार जानेंगे दोस्तों। देखिए उसका प्रकार कितना होता है, उसके बारे में ज़रा अध्ययन करेंगे, समझेंगे। देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण का प्रकार। दोस्तों द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर दोस्तों होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर नाम है दोस्तों शुद्ध द्विघात समीकरण। अब इसका परिभाषा आप जानिए दोस्तों। शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया यहाँ पर कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसी से दोनों का परिभाषा निकलेगा। पहला नंबर शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा देखिए कि इसमें b का मान 0 होना चाहिए, माने b का मान 0 के बराबर होना चाहिए, 0 नहीं, b का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर। जैसे में देखिए तो आप अभी मैंने बताया कि b का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसका मान b माने वैसा समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो, जिसमें b बराबर 0 हो। और b बराबर 0 ना बोलकर आप यह भी बोल सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें b का मान 0 हो। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। तो आप लिख सकते हैं वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें
b बराबर 0 हो, b बराबर 0 हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, x² - 1/2 बराबर 0। इसमें b का मान क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, यानी 0 के बराबर दिख रहा है, तो इसे आप बोल सकते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा नंबर प्रकार होता है दोस्तों अशुद्ध द्विघात समीकरण। कौन? अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसका अंग्रेजी होता है एग्जैक्ट क्वाड्रेट ऑफ इक्वेशन। इसका परिभाषा देखिए, सेम इसका उल्टा होता है। इसमें b का मान 0 होना चाहिए, इसमें b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप भाषा में लिख सकते हैं वैसा समीकरण जिसमें b का मान 0 नहीं होता है, माने b डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैसा समीकरण जिसमें b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, माने b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ना हो, उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, x² माइनस में 7x प्लस में 8 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर b का मान -7 दिख रहा है, इसलिए से आप बोल सकते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो आप सब समझ गए होंगे सही द्विघात समीकरण का प्रकार 2 प्रकार का होता है, और दोनों का परिभाषा जान गए उस एग्जाम्पल के अनुसार। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि द्विघात समीकरण का मूल माने उसका हल कितना होता है, उसके बारे में ज़रा अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। द्विघात समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण का मूल। दोस्तों द्विघात समीकरण का मूल 2 होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। क्या होता है? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। यदि कोई प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि x का मान निकालें, तो x का मान निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाटा में 2a। इसी सूत्र के हिसाब से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाटा में 2a, इस सूत्र के हिसाब से। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि केवल अल्फा निकालिए, तो केवल अल्फा निकालने के लिए जैसे में देखिए -b है तो एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस ले लिए और लगाएंगे रूट अंडर b² - 4ac बाटा में 2a। एक बार मैंने अल्फा का मान निकाल दिया प्लस लेकर। बीटा का मान मैंने दूसरा जब मान निकालना होगा तो फिर इसे उतारिए -b और प्लस ले चुके हैं प्लस, तो केवल क्या बचा है माइनस, तो -b रूट अंडर b² - 4ac बाटा में 2a। दूसरा मान निकालना होगा तो इस सूत्र का उपयोग, पहला नंबर है इसमें x का मान निकालेंगे। और एक बात होता है दोस्तों कि एक होता है कि दे देगा द्विघात समीकरण, उसमें आपसे बोलेगा कि विवेचक निकाले, माने d निकाले। जैसे में दे देगा कि d को बोलते हैं दोस्तों विवेचक। जैसे में दे देगा दोस्तों d का एक सूत्र फॉर्म होता है d बराबर b² माइनस में 4ac, d बराबर b² - 4ac होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि समझ में आएगा। इसका दे देगा x² प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0, तो पूछेगा इसमें इसका विवेचक कितना होगा, माने d। तो यहाँ पर गुणांक पहले दर्शाएंगे, तो यहाँ a का मान क्या है दोस्तों 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
बी का मान 2 है और सी का मान 3 है। तो गुणांक को दर्शाने के बाद आप डी का सूत्र लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का मान बोलिए 2 का वर्ग माइनस में 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान 3। अब देखिए दोस्तों 2 का वर्ग 4 माइनस में 4 कम 4 4 3 12। अब 4 में से 12 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 लेंगे तो माइनस में 8, यानी इसका विवेचक होगा -8। इस सूत्र के हिसाब से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ आपसे बोलेगा कि विवेचक निकालें तो इसके हिसाब से आप इसका विवेचक निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी यह सभी समझे होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और लूँगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि उसमें एक शर्त भी होता है दोस्तों, उस शर्त को मैं बताऊंगा। देखिए x² प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर में 0। तो इसमें d का मान पूछ रहा है, माने विवेचक पूछ रहा है। तो गुणांक को दर्शाइए, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2। तो जब गुणांक को दर्शा दिए तो डायरेक्ट d का सूत्र लगाइए, चूँकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b बोलिए कितना है 3 का वर्ग माइनस 4 गुने a का मान कितना है 1 गुने c का मान 2। तो बोलिए 9 माइनस 4 दूना 8, 8 एकम 8 होता है, घटेगा तो कितना है 1। अब देखिए d का मान 3 को कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। पहला नंबर कंडीशन देखिएगा जरा, यहाँ पर लिख रहा हूँ। d का मान कभी प्लस में आ रहा है, d का मान कभी 0 आ सकता है, d का मान कभी माइनस में आ सकता है। यह 3 को कंडीशन में d का मान यानी विवेचक निकाल सकते हैं, कभी प्लस में, कभी 0 में, कभी 0 के बराबर और कभी माइनस में। प्लस कहने का अर्थ हुआ 0 से बड़ा और शून्य कहने का अर्थ हुआ 0 के बराबर और माइनस कहने का अर्थ हुआ 0 से छोटा। जैसे में देखिए 0 और -5 में कौन बड़ा है, तो ये तो खुद माइनस में है, यह बड़ा है। तो इसका अर्थ हुआ 0 से छोटा, 0 से छोटा। देखिए यहाँ पर d का मान जब प्लस होगा तो इसका अर्थ होगा 0 से 12, 0 से 12। और जब d का मान 0 के बराबर हो गया तो इसे आप बोल सकते हैं 0 के बराबर, 0 के बराबर। अब जब d का मान माइनस में आ गया तो उसे बोल सकते हैं 0 से छोटा, 0 से छोटा। अब देखिए कभी d का मान 7 आएगा, कभी d का मान -8 आएगा, कभी d का मान 3 आएगा, कभी d का मान 11 आएगा। माने अनेक प्रकार से d का मान आते जाता है, माने आता है। तो जब यहाँ पर देखिए इस दोनों को यदि d का मान प्लस में चाहे 0 के बराबर आ रहा है तो आप उसे बोलेंगे वास्तविक। क्या बोलेंगे दोस्त? वास्तविक। यदि d का मान माइनस में आ रहा है तो उसे आप बोलेंगे काल्पनिक। काल्पनिक बोलेंगे दोस्तों। d का मान यदि प्लस में और 0 के बराबर आ रहा है तो उसे बोलेंगे वास्तविक। यदि d का मान माइनस में आ रहा है तो उसे आप बोलेंगे काल्पनिक। अब वास्तविक में यदि प्लस और 0 के बराबर आ रहा है तो कभी आएगा 7, कभी आएगा 8, कभी आएगा -2, कभी आएगा प्लस में 1। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वास्तविक और असमान। असमान शब्द मैंने इसलिए उपयोग किया क्योंकि एक समान नंबर नहीं आ रहा है, एक समान संख्या नहीं आ रहा है। तो वास्तविक और असमान ये दोनों में मान यदि प्लस में या 0 के बराबर आ रहा है तो उसे आप बोल सकते हैं वास्तविक और असमान। असमान इसलिए मैंने बोला क्योंकि उसका मान बदल रहा है, कोई कभी कुछ आ रहा है, इसलिए वास्तविक के बाद मैंने और लगाकर असमान लगा दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यह 3 को कंडीशन मैंने डी का बता दिया। इस प्रकार से आप
इस चैप्टर से इतना बात आप समझे होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। फिर मैं इसके बाद लेकर आऊँगा इस पर कुछ सवाल, ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।